नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एनजीटी के आदेशों पर अवैध बस्तियां हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे करीब 450 अतिक्रमण हैं, जिन्हें हटाने का काम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शुरू किया है। और देहरादून के काठ बंगला इलाके में सोमवार को एक के बाद एक बुलडोजर से अवैध कब्जे गिराए गए। एमजीडी का कहना है कि ये विभाग 3 दिन तक चलेगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। साल 2016 के बाद नदी इलाके में बने अवैध घरों को नोटिस दिया गया और अब कब्जों में बुलडोजर चलने के बाद लोगों में गुस्सा दिखा। लोगों का कहना है कि वो साल 2016 से पहले यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि पास में पुलिस ऑफिसर कॉलोनी भी रिस्पन नदी के क्षेत्र में बसी है, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा। 400 को लोगों को नोटिस गया है और जो नोटिस नहीं भी है, अगर वो नए काम है उनको भी तोड़ रहे हैं। कितने दिन का आप लोग लक्ष्य रखा? कितने दिन? 3 दिन का लक्ष्य रखा। 3 दिन का लक्ष्य। इन सभी के नोटिस सर्व किए गए लगभग। लड़की का मेरा यही पैदा हुआ है। 11 में पिताजी मरा है, बिजली बिल लगा है 13 में, उसके बाद हमने लिंटर डाला है। हमारे पास इनकम टैक्स भी जा रहा है, हाउस टैक्स भी जा रहा है, पानी का बिल भी जा रहा है हमारे पास। 16 से पहले का बना? जी 16 से पहले का बना हुआ है सर। देखो ना, एसबीआई का खाता, ये एड्रेस देखो ना यहाँ का, पहले 10 का ये देखो। एक भी नोटिस अगर पूरी पुलिस कॉलोनी में हो तो गरीब जनता को हटाया जाए। मसूरी में पुलिस के एक दारोगा और राजस्थान के एक ड्राइवर के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। नो पार्किंग जोन से गाड़ी हटाने की बात को लेकर विवाद हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दारोगा कथित तौर पर ड्राइवर के साथ हाथापाई करता दिख रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए मसूरी एसओ अनुज आर्य ने दारोगा योगेंद्र सिंह को ड्यूटी से अलग कर दिया है। अभिषेक भाई, लोकसभा चुनाव से काफी पहले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत कहीं नजर नहीं आए और इससे पहले एक्शन भी लिया गया ईडी की तरफ से, और तब भी हरक सिंह रावत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। हरिद्वार से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार भी नहीं बनाया, तो लोकसभा चुनाव से पहले बहुअनुकृति बीजेपी में चली गई और इस पूरे घटनाक्रम को करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद पहली बार हरक सिंह रावत न्यूज 18 पर सामने आए, जिसमें हरक सिंह रावत ने कांग्रेस छोड़ने की बात से इनकार किया, तो ईडी के कार्रवाई के वक्त पार्टी पर साथ न देने का आरोप लगाया। मुझे जेल जाने के लिए सिर्फ थोड़ी डरता हूं मैं, और न मुझे डर था, लेकिन पार्टी खड़ी तो होती मुझे मेरे साथ खड़ी। पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई? ठीक है, विधायक आए, प्रीतम सिंह जी आए, गोदयाल जी आए, लेकिन वो एक इंडिविजुअल हैसियत में आए, पार्टी नहीं खड़ी हुई ना भाई। पार्टी संगठन के लोग खड़े। हरीश राव जी का एक बयान आया, 1 रुपया का भी कहीं लेन देन हुआ हो, कोई माई का लाल कह दे तो उसका जूता और मेरा सिर। बहुत छोटी बात नहीं कर रहा हूं, मां की कसम खा दे कोई, अगर उसकी आत्मा अगर आत्मा सही है। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में प्रचार से गायब रहने पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि मेरे पास ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन हरीश रावत के यहां पर तो छापा नहीं पड़ा था। वो आखिर पूरे प्रदेश में प्रचार करने क्यों नहीं गए? हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर एक और बड़ा आरोप लगाया कि हरीश रावत चाहते ही नहीं थे कि हरिद्वार में कांग्रेस जीते। वहीं हरक ने यह भी कहा कि हरीश रावत पूरे राज्य में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने क्यों नहीं गए। हरिद्वार की जनता बेवकूफ है क्या? हरिद्वार की जनता को नहीं मालूम है कि आप क्या चाहते हो? इसीलिए तो ये नतीजा हुआ। 200% हरिद्वार के सीट, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। और हरदीप साहब जी प्रदेश के नेता है, पूरे प्रदेश में क्यों दौरा नहीं किया आपने? मेरे यहां तो ईडी का, आपके यहां तो नहीं ईडी का छापा पड़ा था। ये भी ईडी का छापा बहुत बड़ी बात थी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कैसे पार्टी खड़ी होगी ऐसे में। आप हरिद्वार चुनाव लड़े, आप चाहते नहीं थे कि हरिद्वार कांग्रेस जीते।
उत्तराखंड में आज से एक हफ्ते के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 जून से लेकर 26 जून तक 4 जिलों नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश होगी, जबकि 27 जून से लेकर 30 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं पहाड़ में कई जगह पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 27 और 28 जून को मौसम विभाग ने गढ़वाल रीजन में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने चारधाम रूट पर सावधानी बरतने को कहा है। बागेश्वर जिले में आज सुबह से हुई बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगहों पर सड़कों पर मलबा गिरा हुआ नजर आया। आपदा विभाग की टीम भी जेसीबी की मदद से सड़कें साफ कर रही है। कांडा क्षेत्र में हुई तेज बारिश से किसान भी काफी खुश नजर आए और इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे खेती को फायदा मिले। कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक में पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर गोदी बड़ी गांव में एक महीने से पानी की किल्लत है और लोगों का कहना है कि पानी के स्रोत सूख चुके हैं और नलों में भी पानी नहीं आ रहा है। गांव के लोगों ने पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई की मांग की है। वहाँ पे पानी आ नहीं रहा है, स्रोत भी सूखा हुआ है और जगह जगह में मतलब पाइपलाइंस भी टूटी हुई हैं। क्या हो रहा है कि मतलब आ नहीं पा रहा, मतलब पानी आ नहीं पा रहा है। हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। मतलब अल्मोड़ा की कोसी नदी में सिल्ट जमा होने से बैराज में पानी के स्टोर करने की क्षमता कम होती जा रही है, जिसकी वजह से कई गांव में पानी की किल्लत हो रही है। सिंचाई विभाग का कहना है कि सिल्ट को साफ कराने की योजना बना ली गई है और जल्द ही सिल्ट को कोसी नदी से हटाया जाएगा। इसमें लगभग 10-12% के आसपास ऐसा हमने अनुमान लगाया है कि इसमें 10-12% के आसपास सिल्ट जमने की वजह से पानी की जो भंडारण क्षमता वो कम हो गई है और इसके लिए हमने एक कार्य योजना बना के भी उच्च अधिकारियों को प्रेषित की है। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग को लेकर एसओपी बनाने की कवायद जारी है और ट्रैकिंग से जुड़े लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड में ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और ट्रैकर भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। सीमांत उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग प्रमुख व्यवसाय में शामिल है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर साल 2 लाख से अधिक पर्यटक ट्रैकिंग के लिए आते हैं। इससे यहाँ पोर्टर, गाइड और स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसियों का कारोबार चल रहा है। वहीं मध्य और उच्च हिमालयी क्षेत्र के ट्रैकिंग रूट जोखिम भरे हुए हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए कोई एसओपी नहीं है। ऐसे में अब प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है जो इस पर काम कर रही है। जरूरत महसूस की जा रही है कि ये ट्रैकिंग के अंतर्गत जो भी हमारे ट्रैकर आ रहे हैं और उनमें व्यवस्थित हो हमारे यहाँ की जो ट्रैकिंग जो लोग करवाते हैं और सुरक्षित हो। तो इन्हीं 2 बिंदु को लेके कि हम लोग जिले स्तर पे क्या हम काम कर सकते हैं, उसमें मैंने एक कमेटी गठन कर रखा है। वो कमेटी प्रत्येक बिंदु पे चर्चा करेगी, संज्ञान लेगी और किस तरीके से हमारी ट्रैकिंग उत्तरकाशी की सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रैकिंग और पर्वतारोहण व्यवसाय ट्रैकरों की सुरक्षा मानकों के विरुद्ध चल रही है। बड़े शहरों में बैठी ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियां मानकों की अनदेखी कर रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि जल्द उत्तराखंड में ट्रैकिंग को लेकर एसओपी लागू की जाए। बाहर दिल्ली बैठे हुए टूर ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोकल आदमी को लेकर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। यहाँ पे जो एसोसिएशन 60-65 से चली आ रही है, जो 150-200 कंपनियां यहाँ पे हैं, इस प्रकार के एसओपी अगर लागू नहीं होगी तो यहाँ पे लोकल रोजगारों का समापन हो रहा है। उत्तराखंड में पिछले 6 साल में नेहरू पर्वतारोहण स्थान के 29 प्रशिक्षुओं समेत 64 ट्रैकर उच्च हिमालयी क्षेत्र में जान गंवा चुके हैं। साहस तत्राल की ट्रैकिंग के दौरान जिन 9 ट्रैकर की मौत हुई, उनमें एक ट्रैकर की उम्र 71 और दूसरे की 61 साल थी, जिसके बाद से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में इतनी अधिक उम्र के ट्रैकर को कैसे ले जाया गया। उसके बाद ट्रैकिंग के लिए एसओपी की मांग तेज हुई। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।
नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों के पसीने छूट रहे हैं। खासतौर पर हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर जाम के पॉइंट बन चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब इस हाईवे को केंद्र सरकार की मदद से चौड़ा करने जा रही है ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े। रोड को चौड़ा करने के लिए कई दुकानों को जहाँ तोड़ा जाएगा, वहीं कई हरे पेड़ों का कटना भी तय है। कैंची धाम का जाम न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बना हुआ है, बल्कि पहाड़ी जिलों के लोग भी इससे परेशान हैं। अब रामनगर से कैंची धाम के लिए नए रूट पर प्लान तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कैंची धाम के वैकल्पिक रूट के लिए रामनगर से वाया बेताल घाट को सरकार की हरी झंडी मिलने जा रही है। नैनीताल में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रामनगर बेताल घाट खैरना के लिए नई सड़क को सरकार की सहमति मिली है, तो इन इलाकों में पर्यटन की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के लिए गर्जिया, अमेली देवी, बेतालेश्वर को भी इस रूट पर जोड़ने का प्लान है। साथ ही कैंची धाम, नैनीताल और भीमताल को भी जाम मुक्त करने का सरकार का फोकस है। माँ गर्जिया देवी, माँ अमिया देवी, और नकवा बुबू जी, ये जो सर्किट इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हुए रामनगर से बेताल घाट और बेताल घाट से नीम करौली महाराज के आश्रम तक का जो जाने का एक मार्ग बन रहा है, उसे निश्चित ही पहाड़ों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पर्यटन सीजन के दौरान रामनगर में बुकिंग वाले पर्यटकों को कैंची धाम जाने के लिए वाया नैनीताल ही जाना पड़ता है। इस वजह से नैनीताल में बेवजह जाम की समस्या भी बनी रहती है। घंटों तक श्रद्धालु कैंची धाम नहीं पहुंच पाते, तो नैनीताल में भी टूरिस्टों की आवाजाही प्रभावित होती है। नैनीताल डीएम ने इस रूट के लिए मुख्यमंत्री की बैठक में मामला उठाया, तो सीएम धामी की भी इसमें सहमति मिल गई। इसके साथ ही 2 अन्य विकल्पों पर भी काम जारी है। एक बाईपास के लिए अभी विचार किया जा रहा है विभाग के माध्यम से, जो रामनगर से होते हुए सीधे कैंची को जोड़ेगा भुजान और बेताल घाट वाले रूट के माध्यम से। उसका भी अभी वर्तमान में कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिपेयर करा जा रहा है। यदि ये मटेरियलाइज होता है तो ये काफ़ी बड़ी राहत होगी और इसके माध्यम से कभी पीक सीजन में भवाली को जो है बाईपास करते हुए ट्रैफिक को वन वे भी किया जा सकता है। बहरहाल अगर ये रूट जल्द तैयार होता है तो नैनीताल जिले में एक नया धार्मिक पर्यटन सर्किट तैयार होगा। साथ ही बेताल घाट, खैरना समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के कार्तिक स्वामी मंदिर दर्शन करने के लिए तमिलनाडु से श्रद्धालुओं का दल ऋषिकेश पहुंचा, जिसमें 165 यात्री शामिल हुए। तीर्थटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ये नई शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर कनक चौरी गांव के पास एक पहाड़ी की चोटी पर कार्तिक मंदिर है। कार्तिकेय मंदिर में भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का कहना है कि 100 दिनों के भीतर पूरे देश में सड़कों की हालत में सुधार नजर आएगा। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी लोकसभा में पहुंचे टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट लिया है, जिसे केंद्र में रखकर उनका मंत्रालय भी काम कर रहा है। विभिन्न राज्यों के साथ ही बॉर्डर इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, जो कि आने वाले 100 दिनों के भीतर जमीन पर भी नजर आएगा। 2047 तक भारत विकसित भारत संकल्प की स्थिति में आए, विकसित भारत बने, तो उस दृष्टि से भारत के हर राज्यों की सड़कों का, सीमाओं की सड़कों का और जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका एक पूरा खाका तैयार हो रहा है। और इसलिए 100 दिन का काम हमारा अति महत्वपूर्ण, सभी को जिम्मेदारी पूर्वक दिया है।
उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लिहाजा बीजेपी ने पूरी ताकत उपचुनाव जीतने पर झोंक दी है। गढ़वाल क्षेत्र के सभी विधायक इन दिनों बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर प्रचार कर रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री भी जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रचार में जुटी है और जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ पूरा बदला लेगी, क्योंकि कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपा गया है। इसको जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने भी पूरे अपने लोग विभिन्न जगहों पर लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं, प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। भारी मतों से हम लोग एक बार फिर से बद्रीनाथ विधानसभा जीतने जा रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में धधकी आग से एक नहीं कई तरह के नुकसान हुए हैं। फॉरेस्ट फायर ने बेशकीमती वन संपदा को तो खाक किया, साथ ही जल संकट भी पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश ने भले ही जंगलों में धधकी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया हो, लेकिन ये आग अपने पीछे काफी बर्बादी छोड़ गई है। बेशकीमती वन संपदा तो पहले ही खाक हो गई है, लेकिन इस सब का सबसे बड़ा खतरा अब जल संकट के रूप में देखने को मिल सकता है। दरअसल जंगलों में लगी आग ने मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता पर खासा प्रभाव डाला है, खासकर उन इलाकों में जहां फॉरेस्ट फायर की घटनाएं अधिक हुई हैं। हालात ये है कि प्रभावित क्षेत्र में जमीन अब सिर्फ 10% ही बरसाती पानी सोख पाएगी। इस लिहाज से देखें तो 90% बरसाती पानी मिट्टी के साथ बहकर बर्बाद हो जाएगा। जमीन होती है, अगर हम आग लगाते हैं किसी जगह को या जो जमीन जलती है, तो वो जमीन जलने से टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं सॉइल के, और सॉइल के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की परमेबिलिटी इसको आप बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी जमीन के अंदर जाता है वो घट जाती है और एक ऐसी लेयर बन जाती है जिससे कि पानी को का पर्कुलेशन, जो पानी का रिचार्ज होता है, वो कम हो जाता है। कम पानी सोखने के कारण धरती का जल भंडार भी काफी कम होने की आशंका है। यही नहीं, प्राकृतिक जल स्रोत में भी पानी के कम होने से 100% आसार बने हुए हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पानी सोखने की क्षमता 5 दशक पहले 90% थी, जो 3 दशक पहले 40% तक जा गिरी है। लेकिन इस साल धधकी आग से ये सिर्फ 10% के भीतर सिमट गई है। उत्तराखंड में इस बार फॉरेस्ट फायर की 1300 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1800 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक हो गए हैं। ये स्प्रिंग का वाटर रिसीड होने के लिए होता है, वो इट विल नाउ रिसीड, and because of that over time the springs will also get dry, so both of these are going to now spell a great catastrophe on the fragile ecosystem of the Himalayan belt. उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बार पानी के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में जंगल की आग के चलते अगर जमीन बरसाती पानी को सोखने में सफल नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में ये संकट और अधिक गहराएगा, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को उठाना पड़ेगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। प्रदेश भर में विकास योजनाओं के लिए जंगलों को काटे जाने का विरोध जोर पकड़ने लगा है। देहरादून में आयोजित पर्यावरण बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर पेड़ों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। कभी चिपको जैसे आंदोलन को जन्म देने वाली देवभूमि में पिछले कुछ समय में जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ी है, उसी के समांतर जंगलों पर भी दबाव बढ़ा है। राज्य बनने के बाद अभी तक करीब 16 लाख से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं। हाल में ही अल्मोड़ा के जागेश्वर में देवदार के पेड़, देहरादून के खंगला में साल फॉरेस्ट और कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए 200 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित था। इस सब के विरोध में देहरादून में पदयात्रा में शामिल होकर लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी शामिल हुए। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे।
हालांकि खंगला, जागेश्वर और कैंट रोड के प्रोजेक्ट को प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने वापस ले लिया है। बावजूद इसके पर्यावरण प्रेमियों ने मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र जारी कर अपनी बात सरकार के सामने रखी है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि सौंदर्यीकरण के उन तमाम प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए जिसमें पेड़ों का कटान प्रस्तावित है। किसी भी प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से न चलाया जाए, बल्कि हर प्रोजेक्ट पर लोगों के साथ खुली बैठकें की जाए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास अभी भी हमें भुगत ही रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुँच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुँच सकता है। ज़्यादा मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम मरने वाले होंगे, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तब जाके हमें एहसास होगा कि हमने पेड़ काट के बहुत ज़्यादा गलती करी है। अकेले देहरादून में ही रोड के कई ऐसे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं जो फॉरेस्ट एरिया से गुजरेंगे। जंगलों के कटान के विरोध के बीच अब सरकार क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।